नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 24 की चुनौती में बीजेपी नेताओं की तूफानी रैली। आज तेलंगाना में अमित शाह और राहुल गांधी करेंगे अपनी पार्टी का प्रचार, तो वहीं जेपी नड्डा, मायावती और अखिलेश यादव यूपी में लगा रहे हैं दम। रांची कैश कांड मामले में ग्रामीण विकास मंत्री के गिरफ्तार निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी को ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। कल ईडी ने संजीव लाल के दफ्तर में की थी रेड। कैश और कुछ जरूरी दस्तावेज हुए थे बरामद। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत में 1950 से 2015 तक 65 साल में 7.82% घटी हिंदुओं की आबादी, वहीं मुसलमानों की आबादी में हुआ 43% से ज्यादा का इजाफा। भारत की राजनीति में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है अमेरिका। रूस का अमेरिका पर बड़ा हमला। कहा, पन्नू मामले में किसी भी भारतीय के शामिल होने का सबूत पेश नहीं कर पाया अमेरिका। और आईपीएल में आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। वहीं प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो 24 की चुनौती में भाजपा नेताओं की तूफानी रैली का दौर जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का चुनावी दौरा करेंगे। वहीं तेलंगाना के भोंगीर लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी। भोंगीर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा पहले चित्रकूट धाम में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर में फतेहपुर जिले में चुनावी रैली करने वाले हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी साथ रहने वाले हैं। चुनावी रण में विपक्षी नेताओं का प्रचार अभियान भी तेजी से जारी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज तेलंगाना में जनसभा करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा मेडक में होनी है। वहीं मल्काजगिरी में भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती आज कन्नौज में चुनावी रैली करने वाली हैं और इस सीट पर बसपा ने इमरान बिन जाफर को उम्मीदवार बनाया। वहीं सपा ने अखिलेश यादव जो हैं वहां से वो मैदान में है। भाजपा से सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज अंतिम दिन। छठे चरण में 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होना है। इस चरण में यूपी की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, राजधानी दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। 7 मई को होने वाला अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का मतदान भी अब छठे चरण में 25 मई को होना है। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा आज अपना नामांकन पत्र धर्मशाला में दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चंबा सीट से उम्मीदवार बनाया। आनंद शर्मा केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के कद्दावर चेहरे के रूप में काम करते रहे हैं और वो कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कामकाज और पार्टी से मिली अहम जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति से उनका ज्यादा वास्ता नहीं रहा। ज्यादातर शिमला क्षेत्र में ही उनकी सक्रियता देखने को मिली। आनंद शर्मा का यहां मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज से हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी इस बार मौजूदा सांसद किशन कपूर का टिकट काटकर डॉक्टर भारद्वाज पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य।
जो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि वो आखिरी वक्त तक मायावती के संपर्क में रहे और खबरें आ रही थी कि बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा उन्होंने घोषणा कर दी कि वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। कुशीनगर में साल 2019 में बीजेपी के विजय कुमार दुबे ने समाजवादी नेता एनपी कुशवाहा को हराया था। वहीं अब सपा ने यहां अजय प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को फिर से टिकट दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुरु और राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने आईआईटी और आईआईएम में आरक्षण खत्म करने की कवायद की है। सैम पित्रोदा का कहना है कि आरक्षण से आईआईटी और आईआईएम की हालत बिगड़ जाएगी। उनके इस बयान को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करने और इसे मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी की थी। उन्होंने भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों से, जो उनकी तुलना है वो अफ्रीकी लोगों से की, जिसके बाद उन्हें ओवरसीज कांग्रेस पद में जो उनका अध्यक्ष का पद था उससे इस्तीफा देना पड़ा था। We believe that we must give opportunities to everybody, irrespective of your background, caste, color, religion, all that. But leave IITs, IIMs to themselves. These are the institutions of excellence. Don't mess it up. Give them direction, don't give them numbers. Because director of IIT and IIM is equally concerned about disparity. He's not stupid. People misunderstand these ideas and blow it out of proportion. कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो करना चाहते हैं उसे अब देश जान चुका है। पहले बोला विरासत टैक्स लाएंगे, कभी कहते हैं देश का संसाधन मुसलमानों को देंगे। अब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज और दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकी कहा। दरअसल कांग्रेस देश को बांटना चाहती है। ये बयान सैम पित्रोदा का नहीं बल्कि राहुल गांधी का है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की सोच एक ही है। सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, अब सबको पता चल गया है। देश को कमज़ोर करने के लिए कभी अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ लागू करने का बात करते हैं, कभी सारा भारत का रिसोर्सेस को मुसलमानों को हैंड ओवर करने का बात करते हैं, फिर जाति के नाम से पूरा देश को बांटने का काम करते हैं। अब फिर राहुल गांधी का जो एडवाइज़र हैं सैम पित्रोदा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज़ जैसे हैं, साउथ इंडियन लोग तो अफ्रीकन जैसे हैं। इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का बाकी नेता कुछ भी कह लें और इस जो वक्ता है इससे अपने आप को किनारे कर ले, वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने मान लिया था कि अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे निरस्त कर दिखाया। All I can say with respect to POK that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. पहले मतदान और फिर मुफ्त जलेबी पोहा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जहाँ के मशहूर 56 दुकान एसोसिएशन ने मतदान को बढ़ाने के लिए जायकेदार ऑफर का किया है ऐलान। इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की इंदौर से ये खास रिपोर्ट।
गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी, चाट, आ गया ना मुंह में पानी। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ 56 दुकान। ये है इंदौर का हॉटस्पॉट जब हम बात करते हैं फास्ट फूड की। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्यों लेकर आया हूँ? वो इसलिए लाया हूँ क्योंकि 56 दुकान एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि अगर आप वोट डालेंगे और ये निशान दिखाएंगे कि आपने इंदौर के लिए वोट किया है तो आपका नाश्ता फ्री है ना। आम के आम और गुठलियों के दाम। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या इनिशिएटिव को आप कैसा लगता है आपको? ये इनिशिएटिव इस बार इन्होंने रखा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा जाएगा। सुबह से जो अपना शुरू होता है वोटिंग का, सुबह जनरली क्या हर परिवार में क्या रहता है कि सुबह नाश्ते के चक्कर में ही रहता है सबसे पहले कि चाय नाश्ता करके चलेंगे। तो अब इसमें क्या रहेगा कि ये लोगों को लगेगा कि चलो चाय नाश्ता तो अपने को वहाँ मिलेगा, तो एक अपना उत्सव जैसा अपन इसको एंजॉय भी करेंगे और अपने को घर का काम नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि नाश्ता तो खैर आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 56 में आके नाश्ता करना कितना टेम्पटिंग रहेगा? वो तो है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस इतने सारे मिलते हैं, तो 56 पे आके इसलिए ज़्यादा टेम्पटिंग है। प्लस यहाँ पे एक वाइब रहता है इस प्लेस का, तो इसलिए लोग यहाँ पे ग्रुप में आना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं। तो इट्स लाइक इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन व्हेनेवर यू आर कमिंग टू 56। इन्होंने कहा ये एक उत्सव है, ये एक सेलिब्रेशन है। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानेंगे कि उनको ये चटखारेदार, जायकेदार ऑफर कैसा लग रहा है। पोहा इंदौर की स्पेशलिटी है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि आप वोट कास्ट करें और फ्री में नाश्ते का मजा लें? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है श्याम शर्मा। श्याम जी, ये बताइए कि कैसे दिमाग में आया ये आइडिया? जी सर, ये क्या है, हमको लगा कि पब्लिक जो है, इंदौर की पब्लिक आराम से उड़ती है, फिर वोटिंग डालने में कभी लेट हो जाती है, कहीं वोटिंग नहीं डाल पाते हैं। तो हमने सोचा कि ये नाश्ते की व्यवस्था हमारे 56 दुकान की तरफ से की जाए। इंदौरी पोहा, इंदौरी जलेबी आदमी नाश्ता करेगा तो घर से एकदम निवृत्त होकर आएगा, फ्री होकर आएगा। हमको नाश्ता वो करना है, वोटिंग आराम से करने जाना है, तो वोटिंग करने वाले की व्यवस्था हमने ऐसी करी है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे 56 पे आके नाश्ता करें और वोटिंग सबसे पहले करके आए। ये ऐसी व्यवस्था की कि इन्हें निश्चिंत होकर आया कि हमको नाश्ता करने का ही व्यवस्था नहीं, 56 में जाना, नाश्ता करना, ऐसी व्यवस्था की गई है। ये ऑफर बहुत जायकेदार है और बहुत चटखारेदार भी है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, इंदौर। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर संसदीय सीट पर जो मुकाबला है उसे लेकर जो दिलचस्प नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में इस बार 2 चिर परिचित धुर विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मैदान में हैं। साथ ही 2 नए प्रतिद्वंदी अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी ताल ठोक रही है। यहाँ से भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन एनसी और कांग्रेस के खिलाफ किसी दल के समर्थन की बात कही जा रही है। देखिए जम्मू कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर सीट अब्दुल्ला परिवार की परंपरागत सीट रही है और अचरज की बात है कि इस बार श्रीनगर सीट से अब्दुल्ला परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिया नेता आगा रूहुल्लाह को मैदान में उतारा है। वहीं पीडीपी ने अपने यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद रहमान पर्रा पर दांव लगाया है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा, आपने खुद देखा होगा, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल इलेक्शंस होते तो मैं कहता कि एंथुजियाज्म है, मगर इस वक्त एंथुजियाज्म से ज़्यादा सेंटिमेंट लग रहा है। फोकस इस वक्त वोट बटेगा या नहीं बटेगा वो नहीं है, हमारे वोट की कितनी कीमत है, हमारा फोकस वही है। हम ये इलेक्शन वोट से ज़्यादा कश्मीर में जो खामोशी है, सफोकेशन है, जो लोग मुतनफ़ीक होके, डिसअपॉइंट होके, डिजेक्ट होके हर प्रोसेस से दूर रहते हैं, उस बारे में हम खामोशी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश है घर घर जाके इलेक्शन की वसादत से, जमहूरियत की वसादत से यहाँ के लोगों की खामोशी तोड़े। हम इलेक्शन के दिन वो बाहर निकले, खासकर वो लोग जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला और खासकर नौजवान। हम उनकी आवाज़ बनकर कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हो। अपनी पार्टी ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अशरफ मीर को टिकट दिया है, तो डीपीएपी अमीर अहमद भट्ट से मैदान में हैं। अमीर अहमद भट्ट कहते हैं कि युवा और विकास के मुद्दे उनकी प्राथमिकता में हैं। उधर भाजपा का कहना है कि बेशक पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन सत्ता में कोई भी पार्टी भाजपा समर्थित ही होगी। इम्तिहान है, मगर इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। मुझे लगता है कि इस बार डबल क्या ट्रिपल वोटिंग होगी।
3 times more than what was happening in the past. तो आई एम रियली हैप्पी कि इस बार वोटिंग होगी और मेरी आवाम से गुजारिश रहेगी खास तौर पे यंग जनरेशन के लिए कि हमें अपना मुस्तकबिल देखना है। मेहरबानी करके इस बार अपना वोट ज़ाया ना कीजिए, बाहर आइए और अपने मुस्तकबिल को कामयाब कीजिए। सवेरा वो होगा जब आप देखेंगे मेरे नौजवानों के चेहरे पर खुशी, जब आप देखेंगे ये इज्जत और विकार से घूम रहा है, जब आप देखेंगे इसको कोई पकड़ दकड़ नहीं है, जब आप देखेंगे मेरी बेटी इसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, इसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इसकी ज़िंदगी शुरू होनी है, शादी होनी है, हर चीज़ व्हेन वी फैसिलिटेट इट, स्टेट इज़ सोशली आल्सो रिस्पॉन्सिबल। लोकसभा चुनाव में इस बार कुल 17,40,000 मतदाता हैं, जिनमें 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स भी शामिल हैं। 13 मई को श्रीनगर सीट पर मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसी के फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा मोहसिन को हराया था। फारूक के खाते में 1,06,750 वोट आए थे, तो मोहसिन के पक्ष में 36,700 वोट पड़े थे। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार 3 बार 1998 से 2004 तक सांसद चुने गए थे। 2014 में ये सीट पीडीपी के पास चली गई, लेकिन 2017 में पीडीपी नेता तारिक अहमद के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने जीत हासिल की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने यहां दोबारा जीत दर्ज की। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद किए गए परिसीमन में श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से पुनर्गठित किया गया है, जिसमें शोपियां और पुलवामा जिलों की 6 सीटें शामिल हैं, जबकि बडगाम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को इससे हटा दिया गया है। कहा जाता है कि ये एनसी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोग उन मुद्दों के लिए मुखर हैं, उसने इस चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जीत किसकी होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन लोग अगर ज़्यादा संख्या में निकल कर आते हैं तो लोकतंत्र की जीत यहाँ पर पूरी तरह से होगी, और ये यहाँ पर ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि ये पहला चुनाव होगा जो अलगाववाद और आतंकवाद के डर से मुक्त है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। बात समस्तीपुर की, जो कि बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए के घटक दल एलजेपी से टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। शांभवी चौधरी मात्र 26 साल की हैं। दरभंगा की रैली में प्रधानमंत्री ने शांभवी की जोरदार तारीफ की है। शांभवी चौधरी के चुनावी प्रचार का अभियान जो था उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। अभी हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, और हमारे साथ शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी से ये हेलीकॉप्टर छाप पर प्रचार करते हुए अभी गांव में घूम रही हैं। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं। हमको लगता है कि पिछले 25 दिन से हम फील्ड में हैं और हर ही दिन लोगों से मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों के टोला में जा सके, घरों में जा सके, झोपड़ियों में जा सके। शांभवी एक नया चेहरा और नए नए फ्लेवर के साथ जनता से इंटरेक्ट हो रही हैं। तो कितना बड़ा ये छाप छोड़ेगा यूथ पे? हमको लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम रह चुका है। पॉजिटिव ये इसको आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है माइंड में। लोगों पे भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है। कोई युवा आता है तो नेचुरली न्यू एनर्जी, नई सोच, नए विजन के साथ फील्ड में उतरता है। इसीलिए हम मानते हैं कि जब हम फील्ड में उतरते हैं तो लोगों में एक नई उम्मीद है, नई आस है, नई आशा है। और पहली महिला प्रत्याशी
फॉर लोकसभा हम ही हैं यहाँ से, तो हम मानते हैं कि ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो फील्ड में एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्योंकि अब महिलाएं भी बाहर आती है, महिलाएं भी हमसे बात करती है, महिलाओं को भी एक आप कह सकते हैं कि राजनीति में पार्टिसिपेट, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। परिवारवाद की बात होती है, आरोप लगता है। शांभवी भी उससे अलग नहीं है। आपके दादा, पिताजी, आपके जो ससुर जी हैं वो भी चर्चित ब्यूरोक्रेट हैं राज्य के। तो इन जो आरोप लगते हैं उसको कैसे फेस कर रही हैं शांभवी? देखिए, हम मानते हैं कि जो नेपोटिज्म होता है, जैसे आप नेपोटिज्म मतलब इन अ वे कि जो आपके परिवार में चल रहा है उसको आप आगे लेके जाइए, बहुत नेचुरल है। सारे परिवार में ऐसा होता है कि जो बच्चे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं जब वो बड़े हो रहे हैं, उनको भी बचपन से वो करने का मन होता है। मेरे साथ भी सेम था, हमने बचपन से अपने पिताजी को, दादाजी को लोगों की सेवा करते हुए देखा तो हमें भी लगता था कि हम भी बड़े हों, हम भी लोगों की सेवा करें, हमें भी राजनीति करना है। बिहार के लिए एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि विजन का अभाव है, लेकिन शांभवी जैसे लोग अगर सदन पहुंचेंगे तो विजन भी दिखाई पड़ेगा निश्चित तौर पर। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, समस्तीपुर, बिहार। और वहीं चौथे चरण में झारखंड की जिन 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है, उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोहरदगा सीट पर सबकी निगाहें हैं। 3 जिलों रांची, गुमला और लोहरदगा में फैले संसदीय क्षेत्र में पिछले 3 लोकसभा चुनावों में हार जीत का अंतर महज 10,000 के करीब रहा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाली सीधी टक्कर को जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय मैदान में उतरकर दिलचस्प बना दिया। देखिए रिपोर्ट। 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में अधिकतम 10,000 वोटों से लोहरदगा सीट पर कमल खिलाने वाले सुदर्शन भगत को इस बार पार्टी ने ड्रॉप कर भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को यहां से फिर से मौका दिया है, लेकिन झामुमो के विधायक चमरा लिंडा ने बगावत कर निर्दलीय दावेदारी ठोककर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। लोहरदगा संसदीय सीट पर ज्यादा वक्त तक कांग्रेस और भाजपा का राज रहा है। अब तक 16 संसदीय चुनावों में यहां से 7 बार कांग्रेस, 6 बार भाजपा, 1 बार झारखंड पार्टी, निर्दलीय और जनता पार्टी के उम्मीदवार संसद में इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा यहां जीतने में कामयाब जरूर रही है, लेकिन जीत का अंतर अधिकतम 10,363 तक ही पहुंच पाया है। ऐसे में भाजपा ने इस बार समीर उरांव के रूप में चेहरा बदलकर नया दांव खेला है। मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश की, इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए गारंटी लिया है, उस गारंटी पर भी उनको भरोसा है। निश्चित रूप से आज देश के अंदर मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा के साथ, मंत्रों के साथ काम कर रहे, इसलिए फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। खनिज संपदा से परिपूर्ण लोहरदगा शुरू से ही कांग्रेस के लिए उर्वरा धरती रही है। अब तक 7 बार यहां कांग्रेस के पंजे ने दूसरे उम्मीदवारों को पटकनी दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां जीती जरूर थी, लेकिन बाद में हुए विधानसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों को पार्टी ने गंवा दिया। इंडी गठबंधन इसी आंकड़ों से उत्साहित तो जरूर है, लेकिन चमरा लिंडा की बगावत से यहां खेल बिगड़ सकता है। देखिए, 2 बातें हैं। मुद्दे हमेशा जो समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं, समस्याएं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए जनप्रतिनिधि का उन समस्याओं को कम करे। देखिए, जीतना अलग बात है। जीतना, मैंने कहा कि जो शब्दों से खेल के, भावनाओं से खेल के वो जीते, और सबसे दुखद स्थिति आदिवासी मसले, आदिवासी सीट से जीत के जा रहे हैं, आदिवासी मुद्दे पे गौन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कांग्रेस को भी हराया है, सेकंड पोजीशन भी किया है। इस बार ज़्यादा अच्छा पोजीशन है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार जितने आदिवासी समाज है सब गोलबंद होंगे और उनके हित के लिए, उनकी कानूनी सुरक्षा के लिए जीतेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट में अन्य संसदीय क्षेत्र के मुकाबले जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ 74% मतदाता इस समुदाय के हैं। 14 लाख से अधिक वोटरों वाले इस क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। रेल कनेक्टिविटी, पलायन और जनजातीय समाज का उत्थान यहाँ मुख्य चुनावी मुद्दा नजर आता है। भाई देखिए, जो विकास काम विकास क्षेत्र में करेगा उसी को वोट मिलेगा। कि हम लोग तो बहुत पुराने आदमी हैं, पहले की स्थिति को और अभी की स्थिति को तुलना करते हैं तो विकास तो हुआ है। गांव-गांव स्कूल खुला है, गांव-गांव स्कूल खुला है, सारी सुविधा है। बसिया जैसा जगह में अब बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया। जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सांसद
बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। ऐसे में बॉक्साइट नगरी के रूप में विख्यात लोहरदगा सीट के इस चुनावी संग्राम पर सबों की नजर है, क्योंकि इसके परिणाम जनजातीय समाज की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। गुमला से बलदेव शर्मा और आसिफ के साथ दूरदर्शन समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। और 24 की चुनौती में अभी इतना ही, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। रांची कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उनकी पत्नी को तलब किया। ईडी के अधिकारियों ने सुबह 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया। ईडी की टीम उनसे बरामद पैसों के बारे में पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और उनके नौकर को 6 दिन की ईडी रिमांड पर रखा गया है। ईडी ने इस केस में अब तक 37 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की है। भारत में मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की अगर माने तो उसके मुताबिक मुस्लिमों की संख्या जो है वो रिकॉर्ड बढ़ोतरी उसमें हुई है। वहीं हिंदू है उनकी जनसंख्या घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी। 1950 में मुस्लिमों का हिस्सा आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। वहीं इस दौरान हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई है। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि डाटा का जो विश्लेषण है उससे ये पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल संरक्षित हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। और आइए अब आंकड़ों के माध्यम से बारीकी से नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर कि प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है उसमें आखिर कहा क्या गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी। 1950 में मुस्लिमों का हिस्सा आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हुआ। इसी दौरान यानी 65 साल में भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% है। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा के विश्लेषण से ये एक नया तथ्य भी सामने आया कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल संरक्षित हैं बल्कि फल फूल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी का हिस्सा बढ़ा है और अल्पसंख्यक आबादी चिंताजनक रूप से घट गई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में 18% की वृद्धि हुई। वहीं पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी देखी गई। श्रीलंका और भूटान में भी 1950 और 2015 के बीच देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। वहीं नेपाल में 3 प्रमुख धर्मों में से बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 4% की गिरावट आई है। भाजपा नेता अमित मालविया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में देश में हिंदुओं की आबादी 1950 और 2015 के बीच 7.8% कम हुई, जबकि मुस्लिम आबादी 43% की दर से आगे बढ़ी। अमित मालविया ने कहा कि दशकों के कांग्रेस शासन ने हिंदुओं के साथ यही किया है। अगर देश उनके लिए छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई देश नहीं होगा।
वहीं भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने भी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस और विरोधी गठबंधन पर एक निशाना साधा है। लगातार हम देख रहे हैं जो ये रिपोर्ट है उस पर चौतरफा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जिस तरह से जो पूरे सालों का अगर हम आंकड़ा देखें तो हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है और वहीं जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 40% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर 1947 में हुआ। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 तक घटकर 78.06% रह गई। उस समय मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 तक बढ़कर 14.09% हो गई। अगर हम इसको परसेंटाइल के आधार पर देखें तो मुसलमानों की आबादी में 43% की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद सेकुलरिज्म के नाम पर एक बड़ा समुदाय ये बार बार कहता है कि मुसलमानों की आबादी नियंत्रित हो रही है। भारत की डेमोग्राफी बदलने से जहां पर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हम संसाधन में देंगे और संसाधन में पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सामान्य हिंदू के मन में प्रश्न पैदा होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में आज पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनमें 3 श्रेणियां हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्र पड़ोसी है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पुलिस ने गरिकापाड़ू चेक पोस्ट पर 8 करोड़ रुपए जब्त किए। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। ये पैसा हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग के अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने पहले के अनुमान में बदलाव किया और इजाफा भी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त जो वित्तीय वर्ष था उसकी 3 तिमाहियों के दौरान दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के चलते वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी की वृद्धि दर 8% दर पहुंचने की उम्मीद है। ये बात नागेश्वरन ने दिल्ली में NCER द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.4% की दर से आगे बढ़ी। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% जबकि पहली तिमाही में 7.8% रही। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि IMF ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 7.8% की दर से विकास का अनुमान लगाया, लेकिन अगर आप पहली 3 तिमाहियों में ग्रोथ की गति को देखें तो स्पष्ट तौर से पता चलता है कि जीडीपी वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की संभावना है। ये 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए RBI के 7.5% ग्रोथ के अनुमान से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अगर बात करें तो IMF का अनुमान 6.8% है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 से आगे की ग्रोथ के बारे में बात करें तो भारत की वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने की उम्मीद है।
16वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण फॉर्मूला और राज्यों की समेकित निधि बढ़ाने के उपाय जैसे बिंदुओं पर आम जनता और संगठनों से विचार आमंत्रित किए। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। इसकी अनुशंसाएं 1 अप्रैल 2026 में शुरू होकर अगले 5 साल के लिए लागू होंगी। सुझाव 16वें वित्त आयोग की वेबसाइट फिनकॉम इंडिया NIC इनके जरिए दिए जा सकती है। आयोग के सुझाव 5 साल की अवधि के लिए लागू होते हैं। इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा का कहना है कि सरकार के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने से अगले कुछ वर्षों में घरेलू स्टील की मांग 10% की दर से आगे बढ़ सकती है। दिल्ली में आयोजित भविष्य के लिए तैयार तथा हरित विनिर्माण पर CII सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस्पात सचिव ने ये बात कही। सिन्हा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में मांग में सालाना आधार में 13 से 14% की वृद्धि हुई। भविष्य में इसमें 10% की वृद्धि जारी रहेगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में कच्चे इस्पात का उत्पादन करीब 14.5 करोड़ टन रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 12 करोड़ टन था। वित्त वर्ष 2023-24 में खपत 13.6 करोड़ टन रही, जबकि 2022-23 में ये 12 करोड़ टन थी। खबर मार्केट रेगुलेटर सेबी से जुड़ी हुई, जिसने अपने कर्मचारियों को भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए नियमों में अब सख्ती की है। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया। इसके तहत एक सक्षम प्राधिकार कानून के तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी से राशि वसूली जा पाएगी। देखिए रिपोर्ट। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है। सेबी ने कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नियम में कुछ संशोधन किया है। अपने कर्मचारियों की गड़बड़ी तथा भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम में संशोधन करते हुए सेबी ने कहा कि अगर कर्मचारियों की ओर से कोई भी भ्रष्ट गतिविधि या एक्टिविटी देखी गई तो उनसे ही इसकी भरपाई की जाएगी। नए नियम के मुताबिक एक सक्षम प्राधिकार कानून के तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी से राशि की वसूली कर सकता है। यह राशि कर्मचारियों के वेतन और उसे मिलने वाली अन्य रकम से ली जा सकती है। सेबी के अनुसार यह कदम तब उठाया जा सकता है जब किसी कर्मचारी ने कथित तौर पर अनुचित उद्देश्य के लिए या भ्रष्ट तरीके से काम किया हो या भ्रष्ट इरादे से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया हो। बाजार नियामक ने 6 मई की अपनी अधिसूचना में कहा कि नई व्यवस्था उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है या सेवानिवृत्त हो गए हैं। संशोधित नियम के तहत किसी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संबंधित कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेजुइटी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोका जा सकता है। सेबी समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि शेयर बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी NBFC कस्टमर्स को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन नहीं दे सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 SS के तहत किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश अमाउंट लोन के तौर पर पाने की अनुमति नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि RBI अब इसी नियम की सख्ती करना चाहता है ताकि NBFC कंपनियों को जोखिम का सामना नहीं करना पड़े और नियमों की अनदेखी न हो। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने एक सर्कुलर के जरिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्कुलर के मुताबिक भीम आधार पे के लिए किसी व्यापारी को जोड़ने पर उसके ब्यौरे को सत्यापित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। NPCI ने कहा है कि भीम आधार पे के लिए व्यापारियों का अधिग्रहण, प्रबंधन और निगरानी करने का दायित्व अधिग्रहण करने वाले बैंकों का है। अधिग्रहण करने वाले बैंक सीधे या एग्रीगेटर अथवा साझेदारों के जरिए अपने साथ जुड़े व्यापारियों के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। शेयर व अन्य प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने के लिए जरूरी डीमैट खातों की संख्या अप्रैल में 31 लाख बढ़ी और कुल डीमैट खातों की संख्या 15.45 करोड़ के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पिछले साल दिसंबर से नए खातों का जुड़ाव लगातार 30 लाख से ऊपर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि उतार चढ़ाव के बावजूद शेयर बाजार नए निवेशकों को लगातार आकर्षित कर रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक सिंह का कहना है कि कंपनी चालक दल के सदस्यों की अनुपलब्धता से निपटने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए उड़ानों में कटौती करेगी। एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस को चालक दल के सदस्यों के बीमार होने के कारण 90 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। टाटा समूह के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस मार्च के अंत में शुरू ग्रीष्मकालीन उड़ान कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन करीब 360 उड़ानें संचालित करती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को करीब 7 महीने बाद बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन के जरिए नए कस्टमर्स को जोड़ने की अनुमति दे दी। आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को उसके मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड के जरिए नए ग्राहक जोड़ने से 10 अक्टूबर 2023 को रोक दिया था। यह कदम पर्यवेक्षण चिंताओं के बाद उठाया गया था। पिछले सप्ताह आरबीआई ने ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के जरिए कर्ज देने पर बजाज फाइनेंस पर भी प्रतिबंध हटा दिया था। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोजन के निर्माण में लगी अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी की ही सब्सिडियरी का 314.4 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण की गई रिलायंस केमिकल एंड मटेरियल लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी है। गूगल ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट पेश किया। इसमें यूजर्स को लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड, सार्वजनिक वाहनों के पास सहित अन्य चीजें रखने की सुविधा मिलेगी। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल वॉलेट की सेवा 8 मई से भारत में शुरू हो गई। गूगल वॉलेट भारत में मौजूद गूगल पे से एक बिल्कुल अलग ऐप है। इसकी लॉन्चिंग के बाद गूगल पे की सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। भारत की इंजीनियरिंग दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने वित्त वर्ष 24 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए रिजल्ट्स जारी करते हुए बताया कि इस तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 4,396.12 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में यह 3,986.78 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 24 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 15% बढ़कर 67,078.68 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 58,335.15 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने 2 रुपए की फेस वैल्यू पर 28 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की डिविडेंड को मंजूरी दी है। स्टॉक एक्सचेंज BSE का नेट मुनाफा मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में 107 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 91.2 करोड़ रुपए था। हालांकि क्रमिक आधार पर शुद्ध लाभ स्थिर रहा। सालाना आधार पर एक्सचेंज का नेट मुनाफा वित्त वर्ष 24 में 4 गुना से ज्यादा उछलकर 778.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 220.7 करोड़ रुपए था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 7 बज गए। एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत-शत नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, मां भारती के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है। उस नाम में क्या जादू है, उस व्यक्तित्व में वो कौन सी ताकत है कि आज भी राणा प्रताप का नाम देते ही रोंगटे खड़े हो। वो कैसा जीवन जी गए होंगे, किस प्रकार से जीवन को खपाया होगा। 400-450 साल के बाद भी राणा प्रताप का नाम देते ही जवानी इस प्रकार से उमड़ पड़ती। वो कौन सा सामर्थ्य है, वो जीवन की कौन सी आहुति है जो आज भी हमें प्रकाश दे रही है, मार्ग प्रशस्त कर रही है। कभी तो सोचना होगा कि क्या कारण है राणा प्रताप का नाम देते ही सर झुकाने का मन करता है। हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। घास की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन किया। राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को उनकी जन्म जयंती पर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका पूरा जीवन साहस, वीरता, त्याग की गाथा है, जिससे भारत की हर पीढ़ी
प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। उत्तीर्ण प्रतिशत 82.45 दर्ज किया गया। रिजल्ट आने के बाद छात्र और छात्राएं जश्न मनाते हुए नजर आए। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। दक्षिणी राज्य केरल में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए राज्य के तिरुवनंतपुरम, आलपुझा और कोझिकोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही। आज पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों में लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप ये भारत में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग स्थानों में आज ओलावृष्टि के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की संभावना है। शुक्रवार 10 मई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बात राजस्थान की, जहां गर्मी का देखकर अब हाल बेहाल नजर आ रहा है और ज्यादातर जिले लू की चपेट में हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में तेज धूप के साथ लू चलने की वजह से 6 जिलों में जो दिन का तापमान है वो 45 डिग्री के पार पहुंचा। बुधवार का दिन बाड़मेर के लिए सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। आज जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री दर्ज होने की आशंका है और साथ ही लू चलने की भी संभावना जताई गई है। रूस ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। रूस ने कहा कि अमेरिका का मकसद भारत के राजनीतिक हालात में गड़बड़ी पैदा करना है, जिससे आम चुनाव बाधित किए जा सकें। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, हमारी जानकारी के अनुसार वाशिंगटन ने अभी तक पन्नू नामक किसी व्यक्ति की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों के शामिल होने का कोई सबूत पेश नहीं किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने कई अन्य देशों पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का निराधार आरोप लगाया। ये दिखाता है कि अमेरिका को भारतीय इतिहास के बारे में गलतफहमी है। उन्होंने आगे कहा कि आम चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों से अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने एक संप्रभु देश के रूप में भारत के प्रति कम सम्मान दिखाया है। बात बेलारूस की, जिसने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत का आभार जताया। भारत में बेलारूस के राजदूत मिखाइल कास्को ने कहा कि हम बेलारूस गणराज्य के समर्थन के लिए भारतीय पक्ष के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि बेलारूस पूर्ण सदस्य के रूप में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहित अन्य एससीओ गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। उन्होंने मानवीय संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। कास्को ने कहा कि बेलारूस परंपरागत रूप से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बेलारूस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों के लिए एकजुट एजेंडा पेश करता है। बेलारूस बातचीत को बढ़ावा देता है। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा को 1 साल की सजा सुनाई गई है। एक अदालत ने फ्रैंक बैनिमारामा को पुलिस जांच में दखल देने का दोषी पाया। उन पर आरोप है कि 2019 में दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन की जांच रोकने के लिए उन्होंने फिजी पुलिस को निर्देश दिया था।
विश्वविद्यालय ने राज्य आपराधिक जांचकर्ताओं को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 10 वर्षों के कुप्रबंधन और धन का दुरुपयोग हुआ। फ्रैंक बैनिमारामा 16 वर्षों तक फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन में तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। मिशिगन की गवर्नर विटमर ने भयंकर तूफान और बवंडर के बाद ब्रांच, कैस, कलामजू और सेंट जोसेफ काउंटीज के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की। तूफान के दौरान लोगों ने अपने परिवारों के साथ तहखाने में शरण ली और अपनी जान को बचाया है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक 4-4 मैच जीत पाई। तालिका में 8वें स्थान पर स्थित पंजाब किंग्स को इसमें पहले धर्मशाला में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पंजाब की नज़र अब उस हार को भुलाकर जीत की पटरी पर लौटने पर होगी। वहीं पिछले 3 मुकाबले जीत कर आ रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए आज का मैच जरूर जीतना चाहेगी। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने बिना किसी नुकसान के 9.4 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेलते हुए 30 गेंद में 8 चौके और 8 छक्के की मदद से 89 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 75 रन की पारी खेली। हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 में प्लेऑफ की रेस में बाहर होने वाली पहली टीम बनी। मुंबई की टीम के पास 12 मैच खेलने के बाद 8 अंक हैं। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें 16-16 अंक लेकर आईपीएल 2024 की अंक तालिका में सबसे ऊपर हैं। वहीं अब सनराइजर्स की टीम 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंची। इसका मतलब है कि मुंबई इंडियंस अब इन तीनों टीमों को पार नहीं कर पाएगी। ऐसे में मुंबई इंडियंस को अपने 6ठे आईपीएल खिताब के लिए और इंतजार करना होगा। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में मनिका ने दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी जर्मनी की नीना मैथलेन को हराकर अंतिम मैच में प्रवेश किया। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 12 से 15 मई तक भुवनेश्वर में होने वाले राष्ट्रीय फेडरेशन कप में हिस्सा लेंगे। यह पिछले 3 साल में पहला अवसर होगा जब नीरज घरेलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीरज ने इससे पहले घरेलू प्रतियोगिता में 17 मार्च 2021 को भाग लिया था और तब उन्होंने 87.80 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली। बुधवार की देर रात खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में रियल मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को 2-1 से हराकर फाइनल का टिकट काट लिया। रोमांचक सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच का पहला गोल 68वें मिनट में बायर्न म्यूनिख की ओर से हुआ। इसके बाद रियल मैड्रिड की ओर से जोसिलो ने 88वें मिनट में गोल दागकर टीम को शानदार वापसी दिलाई। रियल मैड्रिड को दूसरी सफलता जोसिलो को ही मैच के अंत में मिले अतिरिक्त समय में मिली, जिसकी वजह से टीम फाइनल में पहुंची और अब 1 जून को विम्बलडन में होने वाले फाइनल मैच में रियल मैड्रिड का सामना बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ है। ओलंपिक मशाल अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव यानी कि फ्रांस पहुंच गई। 1896 में पहली बार इस्तेमाल हुए बेलेम नामक जहाज से मार्सेले के दक्षिणी बंदरगाह पहुंचने पर मशाल का जोरदार स्वागत हुआ। पिछले महीने ग्रीस में प्रज्वलित की गई ओलंपिक मशाल ने फ्रांस पहुंचने में 12 दिन का समय लगाया। अब फ्रांस में मशाल रिले की शुरुआत आज मार्सेले से होगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। पाँच सालों में एक बार वोट करके आप सिर्फ सरकार ही नहीं चुनते हैं, बल्कि आप सरकार का एक हिस्सा बन जाते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरी सिंगल पर्सन टू कम आउट हियर एंड एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। साल 2009 में मैंने पहली बार अपना वोट डाला था एंड इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। मैं और मेरा पूरा परिवार हम गए थे, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। हमारे घर के ठीक बगल में एक BMC का स्कूल है
जहाँ पे वोटिंग सेंटर उसे बनाया जाता है हर इलेक्शंस के दौरान। तो वहाँ जाके पूरी सोसाइटी वाले, आसपास के नेबरिंग के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ के लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए थे एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ फेस्टिवल। एंड आई रिमेंबर I was very excited to go and exercise my democratic right for the very first time. और पहली बार जब मुझे इंक लगाई थी, so it gave me a sense of power, it gave me a sense of contribution towards this wonderful democratic exercise. My wife Sheetal, she's from Himachal Pradesh, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं वो। तो एक बार स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान वो सिर्फ अपना वोट दर्ज कराने के लिए फ्लाई करके गई थी एंड दैट काइंड ऑफ रियली इंस्पायर्ड मी। और मैं इस बार सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप भी अपना वोट डालें, इस खूबसूरत डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का हिस्सा बने एंड कम बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेलिब्रेशन विच हैपन्स वंस इन 5 years इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 5 साल में 5 मिनट तो देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। पाचक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाघों के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी है। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी चौधरानी। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सरदार हमीदुल्लाह ने उसका दोस्तों का बात भी नहीं माना। भगवान कृष्ण के इतना समझाने पर दुर्योधन माने थे क्या? बट नवाब कराची गया है जिन्ना से मिलने। लियाकत साहब, ऐसे में हमें पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं। हमारी अपनी तुजरियां खाली। हम तो आप जैसे नवाबों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो बाल इंडिया में जुड़ना नहीं चाहता। You cannot threaten us. जुड़ना तो होगा आपको। आजादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। When we vote, we decide whom to give this nation to run it on our behalf. Run it with pride. Run it with wisdom. Run it with compassion. Run it with power. 5 minutes every 5 years for the nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल,
कांग्रेस साथ दिखा सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनावी चकल्लस के प्रायोजक हैं MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे? आज भी साधारण जनता का सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में खर्चा होता है। जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है देश के हर राज्य में। 2024 में क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं? जनवाणी बनेगा देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस, दीवार खोल के क्या दरवाजे बंद कर दिए आपने इनके लिए? होंगे नेताओं से हर सवाल। केरल में आऊंगा तो थोड़ा मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ में आकर और कंफ्यूज हो गया, ये अलायंस है क्या? देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।